कहाँ डिफाइन है जी? वॉलेंट्री वर्ड कहाँ डिफाइन है? Section 233 of BNS. ठीक है, रीजन टू बिलीव। 229 of BNS. वेरी गुड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो जी। फर्स्ट हिंदू कोड कौन लेके आया था? फर्स्ट हिंदू कोड। First Hindu code. कोट कोट। Warren Hastings. वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है जी। जो कब लेके आए थे पहली बार? 1775. ठीक है जी। जो प्रीस्ट थे वो बनारस से आए थे, तो जो वो Yes. कोड यूज करते थे उस कोड का क्या नाम था? Ganto code. इंटो कोड। ठीक है जी। तो जो आईपीसी में हमने पढ़ा, बीएनएस भी पढ़ेंगे प्रियम्बल, आईपीसी में जो वर्ड जनरल पीनल कोड है वो जनरल क्यों लिखा गया है जी? उसमें जनरल का मतलब भी समझा दो, पीनल का भी समझा दो और कोड का भी समझा दो। मैम क्योंकि वो सब पे अप्लाई होता है, हिंदू, वेरी मुस्लिम्स, ब्रिटिशर, गुड। जूइश वगैरह सब पे। सिटीजन है, नॉन सिटीजन है। ठीक है। ओके, वेरी गुड। बाकी सबको भी सब समझ आया? ठीक है, रोज का काम रोज करते रहो जी, इजी हो जाएगा। ठीक है। बाकी जो अभी, हाँ, कल हम जहां तक आए थे, कल हमने किया था जी असेंट मिली। पहले हमने देख लिया कि 1834 में उनको टास्क दिया गया, फर्स्ट लॉ कमीशन को। ठीक है। और 1837 में उन्होंने कंप्लीट भी कर दिया। बट फिर हमने देखा कि 1857 में फर्स्ट रिवोल्ट आ गया। फिर 1858 में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ब्रिटिश क्राउन के अंडर चली गई। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये हमारा पार्ट नहीं है, मतलब डिले हो गया। फिर हमने लास्ट कल देखा था कि 6 अक्टूबर 1860 को जनरल गवर्नर जनरल ने इसको असेंट दे दी। बट असेंट मिलने के बाद भी, 6 अक्टूबर को इसको असेंट मिल चुकी थी, फिर भी इसकी इन्फोर्समेंट को कहते, एग्जाम्पल वैसे अगर आप कोई भी एक्ट देखो तो 2 3 4 महीने 6 महीने में केम इनटू फोर्स हो जाता है, बट इसकी इन्फोर्समेंट वाज डेफर्ड। टिल इसको डेफर कर दिया गया 1 मई 1861। मतलब डेफर कर दिया गया 6 महीने के लिए। 6 महीने हो गए जी, अगर आप देखोगे, 6 महीने क्यों डेफर किया गया? कहते जो जजेस हैं उनको टाइम भी तो चाहिए ना ये लॉ पढ़ने के लिए, ठीक है ना जी। तो इसके लिए इसको डेफर कर दिया गया। तो अगर आप देखोगे भी, अगर आप हमारी असेंट की डेट देखोगे तो वो 25 दिसंबर थी, बट केम इन टू फोर्स 1 जुलाई। तो ऑफकोर्स जजेस को पढ़ने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, या जो भी लॉ फोर्सेस है सभी को समझने के लिए, नॉट जजेस, सभी को टाइम तो चाहिए ना। इसलिए इसको डेफर कर दिया गया 6 महीने के लिए। फिर भी मतलब डेफर तो सिर्फ को इस तरीक तक किया था कि इस दिन को लगा देंगे, फिर भी उन्हें और टाइम चाहिए था। एट द एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1862। ये तो हमने आईपीसी की बात करी। ठीक है। क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमें मैकॉले ने लिख के दे दिया, लॉर्ड मैकॉले के बाद, क्या हमने एग्जांपल जो 1837 में उसने लिख के दे दिया था, आज तक क्या हम वही आईपीसी पढ़ रहे थे? कहते नहीं। हाँ, हम पढ़ रहे थे सेम एज मैकॉले। मैं ये नहीं बोलूंगी कि जो मैकॉले ने हमें आईपीसी दी, बट ओनली 3 चैप्टर्स वर रेडी। मतलब उन्होंने आईपीसी इतनी सुंदर लिखी थी ना जी। अब आप बोलोगे हम अब मैकॉले का नाम क्यों पढ़ रहे हैं? एक होती है जी आईपीसी, होती थी, है तो क्या, एक है हर सेक्शन की रीजनिंग। तो उन्होंने आईपीसी तो लिखी थी, एक है जी ड्राफ्ट आईपीसी। तो मैं ये सारी स्टोरी इसलिए बता रही हूँ कि मैंने ड्राफ्ट क्यों की। मैकॉले ने हर सेक्शन के पीछे अपनी रीजनिंग दी है कि मैंने ये ऑफेंस इसलिए ऐड किया। इसकी एग्जांपल फायर है, नाइट है, सनसेट के बाद ऑफेंस है, हाईवे पे है। तो वो हर बात की रीजनिंग बता रहा है कि मैंने पनिशमेंट इनहांस क्यों कर दी, बढ़ा क्यों दी। तो ड्राफ्ट आईपीसी बहुत बहुत सुंदर लिखी हुई है। उसने हर बात की जस्टिफिकेशन दी है कि क्या जस्टिफिकेशन है इसके लिए। जब भी हम बीएनएस का क्वेश्चन पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, तो अगर सेम सेक्शन है तो हम मैकॉले की वो ड्राफ्ट आईपीसी की रेफरेंस हमेशा मेंस में लिख के आते ही हैं। अगर 100 बंदा पेपर दे रहा है तो 5% लोग ही ड्राफ्ट आईपीसी की हेल्प लेके आएंगे। अगर 100 मेंस लिख रहा है तो मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स लगा लो जी, ड्राफ्ट आईपीसी को मेंशन करके आएंगे कि रीजनिंग क्या है उस लॉ को बनाने। तो हमने वो रीजनिंग सीखनी है, इसलिए मैंने बताया। मतलब उसकी मैकॉले की आईपीसी बहुत सुंदर थी। सिर्फ 3 चैप्टर्स ऐड करे हमने। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो नहीं था, ठीक है,
दूसरा हमने इलेक्शन, ये था हमारा चैप्टर 5A, अब तो चेंज हो गया, अब हम देखेंगे। अब ये था चैप्टर 9A पहले। एक हमने बस, मैंने जो चैप्टर्स ऐड किए हैं मैं जस्ट आपको वो बताना चाहती हूँ कि एज इट इज मैकॉले की 1837 वाली आईपीसी हम आज तक पढ़ रहे थे, सिर्फ 3 चेंजेस हमने किए हैं मोटे मोटे। एक क्रुएलिटी अगेंस्ट मैरिड, चैप्टर 20A। इसको छोड़ के हम आज तक वही आईपीसी पढ़ रहे थे जो उन्होंने फर्स्ट टाइम में हमें लिख के दी थी, तो मतलब वो इतनी सुंदर लिखी हुई थी। ठीक है, हाँ। अगर हम अब बीएनएस पे आते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं, फिर हम बीएनएस पे आएंगे। कोई भी ऑफेंस है, एग्जांपल आप मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हो, ए है जी प्रोसिक्यूशन, याद रखना प्रोसिक्यूशन बोल रहा है, वर्सेस होता है बी एक्यूज्ड। आप बोल रहे हो कि मैंने थेफ्ट किया है, बी ने थेफ्ट किया, आप ए हो, हमेशा इमेजिन करना आप ए हो, मेरे केस में मैं बी हूं। आप मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हो कि मैंने थेफ्ट किया है। ये बताओ जी, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? मैं प्रूफ करूं कि मैंने थेफ्ट नहीं किया, या ए प्रूफ करेगा? प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन प्रूफ करता है। इसी बात को देखते हैं। इसके लिए कोई भी है, ये जनरल है कि हम पूरी बीएनएस पढ़ेंगे, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनलिटी? 3 प्रिंसिपल है। पहला, आपने मेरे पे एलिगेशन लगा दिया, ठीक है, कि मैंने थेफ्ट किया है, हमेशा देयर वॉज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। कोर्ट, आप कुछ भी बोलते रहो, मैंने मर्डर किया, थेफ्ट किया, कोई भी एलिगेशन लगाते रहो, कोर्ट हमेशा क्या प्रिज्यूम करता है? मुझे इनोसेंट, कि मैंने कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले, कब तक इनोसेंट प्रूव करेगा? हमेशा के लिए कि मैंने कभी चोरी नहीं की? नहीं, अनलेस प्रूवन गिल्टी। जब तक मैं प्रूव गिल्टी नहीं हो जाती, जब तक आप मुझे गिल्टी प्रूफ नहीं कर दोगे, तब तक कोर्ट क्या मानेगा? कि मैं बेगुनाह हूं, मैं इनोसेंट हूं। बट आप प्रूव कितना करोगे? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अब हमने इन तीनों का मतलब समझना है क्या है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बट अगर हमारी हिस्ट्री पे आ जाए, ये ना प्री और मेंस का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनलिटी कैसे लिखना है वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले समझते हैं। अगर आप एज अर्ली एज पॉसिबल जाओ, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता था जी? आपने बोला प्रोसिक्यूशन, मैं बोल रही हूँ एक्यूज्ड। अर्लियर अगर आप पढ़ोगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता था जी? एक्यूज पे। अब ये आपके लिए भी नई बात है। देन ये रियलाइज हुआ कि आप मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हो मैंने चोरी की, और मैं ही प्रूफ कर रहा हूँ कि मैंने चोरी नहीं की, ये तो गलत है ना। कहते फिर देन अ लैंडमार्क जजमेंट केम। लैंडमार्क जजमेंट का क्या नाम है जी? याद करनी ही पड़ेगी, प्री और मीन्स में आपने 100 बार, प्री में आपने 100 बार देखी होगी ये जजमेंट। वुलमिंगटन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो जजमेंट बोल रही हूँ वही याद कर लेना। 1935 ऑल इंडिया इंग्लिश केस लॉ है, ठीक है जी। इंग्लैंड का केस लॉ है, रिपोर्ट 1, पूरी साइटेशन अगर याद करनी है, अगर 1935 भी लिख दोगे सही है। इन्होंने क्या हेल्ड किया? कहते गलत है। कहते बर्डन ऑफ प्रूफ जब आपने मूव किया ना कोर्ट में, आप प्रोसिक्यूशन हमेशा मूव करता है कोर्ट में, तो कहते प्रूफ भी तो आप ही करोगे। जो मूव करता है कोर्ट में हमेशा वही बंदा प्रूव करता है। दस, जो स्टार्टिंग में बर्डन ऑफ प्रूफ होगा इज ऑलवेज ऑन प्रोसिक्यूशन। आपने मुझे बोला ना मैंने चोरी किया, आप ही प्रूव करोगे। एंड इट नेवर शिफ्ट्स, ये कभी भी उस पे शिफ्ट नहीं होता, हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ जनरल रूल है। एक्सेप्शंस बहुत सारी हैं, अभी हम जनरल रूल पे आ रहे हैं। एज अ जनरल रूल हमेशा प्रोसिक्यूशन ही प्रूव करता है। तो इट वॉज हेल्ड दैट burden of proof, BOP मतलब burden of proof, that the guilt of accused, that the is always on prosecution। तो इस जजमेंट ने सारा चेंज कर दिया। एंड इट नेवर शिफ्ट्स, जो हम अभी ये रूल पढ़ रहे हैं, तो ये लैंडमार्क किस जजमेंट ने क्लियर किया? इसने। प्रिंसिपल क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ क्यों है? बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे? मैंने अभी बोल दिया ना कि जो मूव करता है कोर्ट में हमेशा वही प्रूफ करता है। जनरल जूरिस्प्रूडेंस यही है, ही हु मूव्स टू द कोर्ट प्रूव्स हिज पॉइंट। जो मूव करेगा कोर्ट में वही अपना पॉइंट प्रूव करे। ही हु मूव्स द कोर्ट
प्रूव्स हिज पॉइंट, वो ही अपना पॉइंट प्रूव करेगा। पहला समझ आ गया कि प्रोसिक्यूशन पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। नेक्स्ट मैंने लिख दिया कि मैं आपको इनोसेंट क्यों मान रही हूँ। क्या मैं आपको शुरू से गिल्टी नहीं मान सकती हूँ? इसका मुझे कोई रीजन बता देगा? इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है, क्या रीजन है? प्रिंसिपल मतलब क्या रीजन है कि जो मैं आपको स्टार्टिंग से हमेशा इनोसेंट ही मानती हूँ अनलेस प्रूवन गिल्टी? बता दो जी, थोड़ा सा जल्दी बताओ। बेसिक प्रिंसिपल क्या है जी? क्यों मैं आपको स्टार्टिंग से इनोसेंट मानती हूँ जब तक आप प्रूवन गिल्टी नहीं होते? क्या जूरिस्प्रूडेंस है इसके पीछे? मैम इंटेंशंस, इंटेंशन? कि हमें क्या? इंटेंशंस नहीं पता कि किसी ने क्यों कमिट किया कोई ऑफेंस। नहीं नहीं, क्यों किया तो वो तो मेंजरिया हो गया ना, पर मैं आपको इनोसेंट ही मान रही हूँ। मतलब आप अभी तक तो मेरे लिए गुनेगार नहीं हम्म। हो। क्यों मैं मान रही जब हूँ? मैं तक शुरू कोई से आपको गिल्टी भी तो मान सकती हूँ कि आप गिल्टी हो। बाद में अगर आप इनोसेंट हो गए तो ठीक है, मैं शुरू में आपको पर जब गिल्टी तक क्यों ये नहीं सिद्ध मान नहीं रही? हो जाता, हाँ जी। जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि आपने क्राइम किया है। हाँ, तो ये क्यों मानती हूँ मैं? हाँ, जब तक सिद्ध नहीं हो जाता, आपने सही बोला, जब तक प्रूव नहीं हो जाता। क्यों? मैं स्टार्टिंग में ये नहीं कर सकती? उल्टा प्रिंसिपल मान लो, मैं एक बार आपको मान लेती हूँ एग्जांपल। सामने वाले ने केस डाला है, वो पागल थोड़ा है अगर मैं आपको उल्टी जस्टिफिकेशन दूं। अगले ने बोला है ना कि आपने थेफ्ट किया है उसके घर पे, तो एक बार मान लेते हैं कि आप गिल्टी हो। अगर बाद में प्रूफ हो गया तो आप, मैं उल्टा भी मान सकता हूँ, बाद में इनोसेंट मान लूंगा। स्टार्टिंग में आपको मैं गिल्टी मान लेता हूँ, कोर्ट ये भी तो बोल सकता है। इसके पीछे रीजन देखते हैं। अर्लियर, लिखो जी, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंस ऑफ एक्यूज्ड राइट फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। क्या प्रिंसिपल है? कहते लॉ चाहता है कि चाहे एग्जाम्पल 100 एक्यूज्ड हमसे फ्री हो जाए, मतलब 100 एक्यूज्ड एग्जाम्पल वो उन्होंने सीरियसली ऑफेंस किया था, हमने गलत जजमेंट सुना दी, कोई बात नहीं, बट हमसे कभी भी एक भी इनोसेंट गलती से सफर हो गया, वो हम नहीं चाहते। तो लॉ क्या है कि जी, लेट 100 एक्यूज्ड गोज फ्री। चाहे 100 एक्यूज्ड का क्राइम ना आप प्रूव कर पाओ, वो एक्विट हो जाए, डजेंट मैटर, हमें इतना दुख नहीं होगा। बट रेदर देन वन इनोसेंट सफर। बट एक भी इनोसेंट हमारे कारण सफर नहीं करना चाहिए। अगर हम शुरू में उसको गिल्टी मान लेंगे ना, तो वो इनोसेंट हम नहीं चाहते हैं। चाहे 100 एक्यूज्ड गोज फ्री, एग्जाम्पल आप प्रूव ही ना कर पाओ और मैंने सच्ची में चोरी की हो, कोई बात नहीं जी, एक्विट हो जाऊंगी, कोई चक्कर नहीं। बट अगर मैंने सीरियसली ना की हो, अगर कोर्ट पहले ही गिल्टी मान के चला गया, कहते हम ये नहीं चाहते। अब मैंने बोला स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, थर्ड मैं पॉइंट लिख रही हूँ। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ मैंने बोला कितना प्रूफ करना है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैंने आपके घर पे चोरी की, तो एग्जाम्पल मैंने घर पे आपके 9 बजे चोरी की, तो क्या आप सुबह सुबह के 9 बजे से, मैं 9 बजे उठी हूँ 9 AM को, फिर मैंने 9:01 पे क्या किया, फिर मैंने 9:02 पे क्या किया, क्या सारा सर्कमस्टांसिस, फिर 10 बजे क्या किया, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे, फिर 1-2 ऐसे, मतलब एक एक पॉइंट जब तक आप कोर्ट को नहीं बताओगे, क्या आप मुझे गिल्टी नहीं मानोगे? तो मैं कितना प्रूफ करूं? प्रोसिक्यूशन बोलेगा मैं कितना प्रूफ करूं? मेरा भी तो हद है ना जी, मैं कितने एविडेंसेस लेके आऊं? तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। पहले हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ कितने टाइप्स का होता है। दे आर ऑफ 4 टाइप्स। प्री का भी मार्क कर लो जी, मेंस का भी मार्क कर लो, इंटरव्यू, तीनों के लिए मार्क कर लो ये क्वेश्चन। पहला बर्डन ऑफ प्रूफ, पहले टाइप्स लिख लेते हैं कौन सा होता है। बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट। बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट का क्या मतलब है? आप इतना एक एक बारीकी मुझे बताओ ना, कि एक भी शेडो, मतलब बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट ही इसका नाम क्या रखा है, कि कोर्ट के दिमाग में कोई भी शक रही ना कि 9:01 पे इसने क्या किया, 9:02 पे क्या किया, कितनी कितनी स्पीड से चला, चोरी के लिए मास्क कहाँ से लेके आया, XYZ, कहते इतना तो नहीं प्रूफ हो सकता कि एक एक मिनट की कहानी, ये तो नहीं प्रूफ हो सकती। तो ये तो हम बोलते नहीं, ये तो क्रिमिनल लॉ में इतना प्रूफ करना इम्पॉसिबल है किसी भी ऑफेंस के लिए। दूसरा होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जो हम बोल रहे हैं, मतलब एक आप इतना सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस तो कोर्ट को दे दो ना, कि कोर्ट के दिमाग में कोई भी रीजनेबल डाउट ना रहे
कि मैंने सही जजमेंट सुनाई है, नहीं। मतलब कोर्ट के पास रीजन होना चाहिए जजमेंट सुनाने का। उसने सिर्फ आपकी कहीं कहीं बातों पे जजमेंट नहीं पास की है, कोई रीजन भी तो होना चाहिए, ठीक है। तीसरा होता है प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, की प्रोबेबिलिटी है शायद इसने चोरी की हो सकती है। हो सकती है पे अगर किसी को, अगर आप गिल्टी प्रूव कर रहे हो, गलत है। एक होता है मियर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये तो सबसे लोअर है कि हाँ जी शायद, शायद का भी शायद, कि क्या पता जी, और तो कोई मिल नहीं रहा तो यही था जी, तो ये भी नहीं हो सकता। इतना लूज, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया जी, ये बहुत लूज हो गया लॉ। इतना स्ट्रिक्ट चल के भी हम प्रूव नहीं कर सकते, इतना अगर स्लो रखेंगे फिर भी नहीं प्रूव कर सकते। तो क्रिमिनल लॉ में जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है वो होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जब हम सिविल लॉ पढ़ेंगे, सीपीसी पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब। बट अब हम किस पे आते हैं, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। रीजनेबल डाउट का क्या मतलब है, हमारा क्वेश्चन सिर्फ चार टाइप्स के होते हैं, ये तो किसी में भी प्रूफ नहीं चाहिए होता। सिविल लॉ के लिए हम प्रीपॉन्डरेंस का मतलब देख लेंगे, ये किसी में भी नहीं चाहिए, फर्स्ट एंड फोर्थ। सेकंड हमें चाहिए ना जी, सेकंड हम समझ लेते हैं। जजमेंट लिखो जी, एचपी एडमिनिस्ट्रेशन ओम प्रकाश 1972 सुप्रीम कोर्ट। क्या बोला, कहते रीजनेबल डाउट का क्या मतलब है कि कोर्ट में के दिमाग में कोई भी शंका ना हो जजमेंट सुनाते हुए। मैंने यही बोला ना, मतलब जजमेंट जो होनी चाहिए वो सस्पिशन पे बेस नहीं होनी चाहिए कि शायद। सस्पिशन पे हम किसी को शंका, मतलब शक के बेस पे किसी को नहीं कनेक्ट किया जा सकता। तो reasonable doubt, court held that reasonable doubt means it should be non-suspicious. Non-suspicious. So you cannot convict a person on, so court cannot convict a person on suspicion. एक शंका के बेस पे, शक के आधार पे किसी को नहीं किया जा सकता। एक शक के आधार पे आप किसी को भी नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला, बियॉन्ड रीजनेबल ऑफ डाउट का मतलब क्या है कि जो कोर्ट की जजमेंट होनी चाहिए ना, इट शुड बी, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन रीजन। रीजन होना चाहिए। एग्जाम्पल उसने बोला एक्विट है, कि आपने नहीं किया, एक्विटल कर दिया, तो उसका भी कोर्ट के पास रीजन होना चाहिए। अगर कन्विक्ट कर रहा है उसका भी रीजन होना चाहिए। सो इट इज बेस्ड ऑन रीजन, रीजन होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, कन्विक्शन जब भी होगी, पहली बात रीजन पे होनी चाहिए। अगर किसी को भी आप कन्विक्ट कर रहे हो, कन्विक्शन हैज टू बी बेस्ड ऑन, किस किस पे बेस्ड होनी चाहिए, रीजन पे। मैंने ये बोला रीजन होना चाहिए कोर्ट के पास, एंड नॉट ऑन सस्पिशन, शंका के, एंड नॉट ऑन कंजेक्चर्स। कंजेक्चर्स का क्या मतलब होता है जी, कि आपके पास रियल एविडेंसेस तो कुछ नहीं थे, एक तुक्का मारा था। तुक्के पे थोड़ा अगर आप किसी को कि हाँ जी गैस किया, गैस पे भी आप किसी को नहीं दे सकते। या सपोज किया कि हाँ जी मुझे पता नहीं है, कि या तो आप शंका पे, कंजेक्चर्स, या सरमाइसिस। सरमाइसिस का भी वही मतलब होता है कि हाँ जी सपोज मैंने सोचा कि इसी ने किया होगा, सोचा या शंका, इस पे नहीं हो सकती। दस कन्विक्शन हैज टू बी बेस्ड ऑन रीजन, नॉट ऑन सस्पिशन, कंजेक्चर्स एंड सरमाइसिस। मतलब तुक्के पे, शायद पे, गैस पे नहीं हो सकती। समझ आ गया जी इतना? आगे अभी मैंने क्या बोला जी, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन पे ही होता है, एंड इट नेवर शिफ्ट्स। एक्यूज्ड पे कभी भी स्टार्टिंग में बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होगा। कि इसकी कोई एक्सेप्शन है कि बर्डन ऑफ प्रूफ स्टार्टिंग में एक्यूज्ड के ऊपर होता है? हाँ जी, वैसे हमने देखा कि स्टार्टिंग में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। क्या एक्यूज्ड पे कभी होता है? क्या कोई एक्सेप्शन है? थोड़ा सा जल्दी बताओ जी। आपको अभी ये नॉर्मल सा लग रहा है, अब मैं इसको मीन्स का क्वेश्चन बताऊंगी। ये दो दो बार पूछा जा चुका है, मतलब दो बार कॉन्जिक, तो हर स्टेट में कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन मैं बाद में बताऊं, जल्दी बता दो जी। कोई बर्डन ऑफ प्रूफ आपको लग रहा है कि एक्यूज्ड पहले प्रूफ करता है? कोई मैम जब आई थिंक वो प्लीड करता है ना सेल्फ डिफेंस वगैरह के लिए।
अच्छा। हम्म। प्राइवेट डिफेंस लेता मैम, शायद तब हो सकता है। तो इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे शिफ्ट कर दिया आपने। ठीक है, देख रहे हैं। याद रखना, कोई भी लॉ पढ़ रहे हो, कोई भी बीएनएस पढ़ो, बीएनएसएस, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो, लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन, टीपीए, आरए, सोगा, एसआरए, अपना एक लॉ तक नहीं सीमित रखना आंसर। मैंने पहले ही बोला है, मेंस क्लियर करना है तो इंटरलिंकिंग ऑफ लॉज, बाकी लॉज भी याद होने चाहिए। सिर्फ बीएनएस में बीएनएस पढ़ के मुझे नहीं पता पेपर कैसे लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा। पहली एक्सेप्शन है सेक्शन 117 बीएससी। ऑफ कोर्स हम बीएससी अब नहीं, आपको नहीं पढ़ा, बट मैं जनरली मैं बता देती हूँ। इसमें क्या है, आपको सिर्फ एक फैक्ट प्रूफ करना है, देन सारा बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये तीन सरकमस्टेंसेस है, तीन एक्सेप्शन है। व्हेन वन फैक्ट हैज टू बी प्रूव्ड, आपने सिर्फ एक फैक्ट प्रूव करना है, देन बर्डन ऑफ प्रूफ मैंने क्या बोला, इट नेवर शिफ्ट्स ऑन एक्यूज्ड, इट शिफ्ट्स टू एक्यूज्ड, शिफ्ट हो जाएगा जी। पहली देखती हैं एक्सेप्शंस 117 बीएससी। इसमें आपको क्या फैक्ट प्रूव करना है, फैक्ट सिर्फ ये प्रूव करना है कि वाइफ की जो डेथ हुई है, वाइफ ने क्या किया है, मतलब कमिट सुसाइड बिफोर 7 years ऑफ मैरिज। अभी मतलब शादी के 7 साल भी पूरे नहीं हुए, प्लस प्लस मतलब एंड, मैंने बता दिया। क्रुएलिटी होती थी उसके साथ बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव, कुछ भी लगा लो, उसके इन लॉज लगा लो, बहनें लगा लो, कोई भी रिलेटिव। आपने सिर्फ इतना प्रूफ करना है, एक फैक्ट प्रूव करना है कि वाइफ ने जो सुसाइड किया। अब ऑफ कोर्स वाइफ तो रही नहीं, तो कौन केस डालेगा, उसके घर वाले डालेंगे। सिर्फ एक चीज प्रूव कर दो कि सुसाइड हो गया है जी, इस वाइफ ने सुसाइड किया है, अभी शादी के 7 साल भी पूरे नहीं हुए और उसके साथ कोई रिलेटिव थी। वन फैक्ट प्रूव कर दिया, सारा बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ जाएगा, एक्यूज पे। एक्यूज यहाँ पे कौन है, हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव। तो शिफ्ट हो गया ना जी, पहली एक्सेप्शन। दूसरी एक्सेप्शन सेम 118 बीएस, एक फैक्ट प्रूव करना है। कौन सा फैक्ट प्रूव करना है, कि डॉरी मांगी गई थी प्लस क्रुएलिटी होती थी बाय हस्बैंड और हिज फैमिली या रिलेटिव। ठीक है, मतलब डॉरी डेथ का केस है। अगर विमेन डॉरी डेथ से मरी है और आपने ये प्रूव कर दिया डॉरी मांगी थी क्रुएलिटी, देन बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट्स टू एक्यूज्ड। एक्यूज्ड यहाँ पे भी कौन है, हस्बैंड और उसकी फैमिली, शिफ्ट कर दिया जी। थर्ड एक्सेप्शन सेक्शन 120 बीएससी। इसी हिसाब से आपको तीन सेक्शन याद हो जाएंगे उधर के। रेप फैक्ट क्या प्रूव करना है जी, सिर्फ ये प्रूव करना है। प्रोसिक्यूशन ऑफ कोर्स रेप में जो विक्टिम होगी वही केस डालेगी ना, मतलब कि हाँ जी रेप हुआ है, तो उसको सिर्फ इतना प्रूव करना है कि रेप का केस है ये, कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है वो विदाउट कंसेंट था, विदाउट कंसेंट ऑफ गर्ल। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे शिफ्ट हो जाएगा, एक्यूज पे, दैट प्रूव्स द कंसेंट। वो प्रूव करता रहेगा कि हाँ जी नहीं गर्ल की कंसेंट थी। तो तीन केसेस हैं, हमने अभी बोला प्रोसिक्यूशन पे होता है एंड इट नेवर शिफ्ट्स, बट इन तीन केसेस में क्या रीजंस है, तीनों में आप देखोगे फीमेल है। तो इट इज बेस्ड इन ऑल दीज थ्री एक्सेप्शंस आर बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी चाहती है कि हाँ जी, पब्लिक पॉलिसी भी लिख सकते हो, अगर आप ये भी लिख सकते हो कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 यही बात कर रहा है कि स्पेशल फेवर में, विमेन के स्पेशल फेवर में लॉज बनाए जा सकते हैं, तो उनकी फेवर के लिए लॉज बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये तीन एक्सेप्शन समझ आ गई जी, जहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है। अब मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी लग रहा था ना कि हम बेयर एक्ट पे क्यों नहीं आ रहे हैं, बेयर एक्ट के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा जी वो, प्री के भी और मेंस के भी। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट accused is guilty is always on prosecution and it never shifts। तो ये लाइन वुलमिंगटन की है ना, तो आप लिख के आओगे
क्वेश्चन आया हुआ था, डिस्कस दिस प्रिंसिपल विद केस लॉस एंड क्रिटिकल एनालिसिस। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया। दूसरी बार किसी स्टेट में पूछा गया, डिस्कस वूलमिंगटन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस पीपी। ठीक है, तो वही जहां से आज हमने लेक्चर स्टार्ट किया ना, सारा आंसर आज वाला है। अब आप इसको फ्रेम कैसे करोगे ये बताओ जी। कल आप फ्रेमिंग, मैं आज नहीं फ्रेमिंग सिखा रही हूँ, फ्रेमिंग मैं कल सिखा दूंगी या सैटरडे को सिखा दूंगी, क्योंकि हमारी मेंस आंसर राइटिंग की क्लास तो ये नहीं है। बट हाँ, अगर आप चाहते हो तो आप में से सभी स्टूडेंट, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, मुझे लगता है सबके पास है मेरा व्हाट्सएप नंबर, तो आप मुझे ये वाला आंसर लिख के भेजोगे जो मैंने लिखा है। बट आप उसको प्रेजेंट कैसे करोगे, सारा इकट्ठा करके कैसे लिखोगे, भेजोगे जी या नहीं भेजोगे? कौन कौन भेजेगा मुझे बता दो, तो फिर मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगी। आपके पास होगा भी वैसे ग्रुप में, पर नहीं तो मैं आपका अपना नंबर स्क्रीन पे भी लिख दूंगी। आप वो आंसर मुझे ऊपर वाला सिर्फ लिख के भेजोगे कि अगर मेंस में ये आ गया तो कैसे लिख के आओगे। ये क्वेश्चन आपको लिख के भेजना है जी मुझे। हाँ जी बताओ जी, कौन कौन लिखेगा? आई विल राइट। ठीक है जी, वेरी गुड स्तुति, मुझे नाम याद रहेगा। कोई और लिखेगा जी आंसर? मेंस में पूछा गया है, मैंने इसीलिए बोला। मैम अवनीत। अवनीत, ठीक है जी, दो। और प्लीज याद रखना, मैं ना क्वेश्चंस वैसे मेंस आंसर राइटिंग नहीं है, बट मैं साथ साथ में जब भी मेंस आंसर राइटिंग आपको सिखाऊंगी ना, तो एक तो पहले याद कर लेना, फिर खुद ही लिखना। और प्लीज टाइमिंग जरूर मुझे लिख के भेजना, जितने बजे भी लिखने बैठोगे ना, टाइमिंग ऊपर लिख देना पेज पे कि मैंने इतने बजे स्टार्ट किया और एंड। ठीक है, तो मेंस आंसर राइटिंग की स्पीड आपकी देखनी है मैंने कि आपकी स्पीड क्या है। पहले याद कर लेना मेरा आंसर, इसको ही सारा। ठीक है जी, नंबर है आपके पास जी? बस दो स्टूडेंट ही लिख के भेजेंगे जी, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अब तो अभी इंटरेस्ट खो अब गए जी। नंबर नंबर शेयर कर देते हैं अपना। हाँ जी, 7062400036, ये लो जी। ठीक है जी, वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में है मेरा नंबर, बट हाँ, पर इस पे आप मुझे भेज देना जी, तो मैं आपका चेक करके आपको कल वाले लेक्चर में आपको गलतियां, या अगर आप पर्सनली गलतियां जानना चाहते हो मैं पर्सनली भी बता दूंगी आपको। अगर क्लास में हुआ तो मैं कल क्लास में आपको बता दूंगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर जिसने भी आंसर भेजना हुआ, ठीक है, तो वो इस नंबर पे भेजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अभी कल हमने, याद रखना जी, अब कल मुझे किसी ने रिपीट करने के लिए बोला था इंटेंशन, अवनीत शायद आपने बोला था, इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव। उसी को ध्यान में रखते हुए प्लीज, जो भी मैं फैक्ट्स बोलूंगी मैं लिखती ए बी करके हूं कि आपको पढ़ना इजी हो जाए। इमोशनल नहीं होना, अपना दिमाग नहीं लगाना, जो फैक्ट्स हैं उसी पे स्टिक होके मुझे आंसर देना है उसी। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो भी हम कर रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का आप ही आंसर दोगे। ए एंड बी के अंदर हो जाती है जी फाइट। मैं आपको इजी लैंग्वेज में इसलिए लिख रही हूँ कि सबको समझ आ जाए। आप ऐसे नोट्स भी ऐसे ही बनाने हैं आपको, क्वेश्चन आपको पढ़ना आता है। ए एंड बी में होगी फाइट। ठीक है जी, अभी ए खड़ा है यहाँ पे, बी खड़ा है यहाँ पे। ठीक है जी, ए बी को पुश करता है, ए बी को पुश करता है सॉरी, पीछे एक स्टोन पड़ा होता है जी। जब वो पुश करता है, उसका इरादा था कि लड़ाई होगी, एग्जाम्पल मेरी किसी से लड़ाई होगी, तो मैंने वैसे ही पुश कर दिया जी। मुझे नहीं पता था कि पीछे स्टोन है, बट वो इस स्टोन से, बी फॉल ऑन द स्टोन एंड बी डाइज। बी की हो जाती है जी डेथ। व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ ए? ऑफेंस आपको नहीं पता, अब आप बोलोगे मुझे क्या पता, मैंने मर्डर भी नहीं पढ़ा, हर्ट भी नहीं, बट हमने डिजायर थी, फोर्सेबिलिटी थी, रीजन टू बिलीव था, उस हिसाब से मुझे आंसर दो कि इसमें क्या था जी उसका। अब उसकी डेथ हो गई, अब क्या मर्डर के लिए लाइबल करूं या ना करूं? अब बताओ जी। 3-4 लेक्चर आपके स्टार्टिंग के थियोरीज और प्रिंसिपल्स बताने हैं, फिर हम वेयर एक्ट पे आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस ये भी पूछे जाते हैं। हाँ जी, दोबारा बताती हूँ, ए एंड बी की फाइट हुई, वो उसने जनरली पुश किया, उसे नहीं पता था पीछे स्टोन है, वो उस पे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ ए? थोड़ा सा फास्ट, आज मैंने 2 प्रिंसिपल्स मैम करवाने हैं जी।
हाँ जी, इंटेंशन तो नहीं होगा, ये नॉलेज कह सकते नॉलेज हैं। तो है। नॉलेज है। क्योंकि पुश करने से अगर सीरियस इंजरी हो सकती है तो सबको ही पता मैम, अगर कोई भी किसी को पुश पुश करेगा तो। करने से सीरियस इंजरी हो सकती है। अपने वर्ड्स को याद रखना जी, मुझे आवाज एक तो आधे दिन में याद हो जाएगी। पुश करने से सीरियस इंजरी हो जा सकती है। मेरे फैक्ट्स क्या थे? बी अननोइंगली, उसे स्टोन का नहीं पता था। अननोइंगली मैंने पहले ही फैक्ट्स में बता दिया। अब भी चेंज करना है, कर सकते हो। और पुश करने से सीरियस इंजरी हो सकती है, ये तो ये भी थोड़ा सा सोचो, क्योंकि अगर हम आगे जाके पढ़ेंगे ना तो अभी आज ही बता दूंगी ऑफेंस इसने क्या किया है। बट अभी तक उस ऑफेंस पे आने पे तो बहुत टाइम लगेगा कि जो आपने बात बोली। अब भी चेंज करो जी, सोचो, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना। पहली बात, इंटेंशन है जी, मतलब हमारे तो लिए तो मम डिजायर है ना जी, इंटेंशन। देयर वॉज नो डिजायर। बी ने पुश किया, देयर वॉज नो फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। अननोइंगली, साफ साफ फैक्ट्स में लिखा हुआ है, मैंने बोला भी। रीजन टू बिलीव, नहीं, मैंने क्या बोला? फाइट है, उसे नहीं पता पीछे स्टोन है। अननोइंगली, स्पेसिफिकली, कोई नहीं है कि पुश करने से सीरियस इंजरी, मुझे नहीं लगता किसी की भी हुई है। मेरी भी 100 बार किसी ना किसी से मैंने भी पुश किया होगा, नहीं हुई। तो मैंने किया क्या है जी? सिर्फ सामने वाले को पुश ही किया। आप प्लीज इस पे मत जाना कि एंड रिजल्ट क्या आया है, कि एंड में मर गया तो मेरे लिए तो मर्डर है। नहीं होता जी ऐसे। एक्ट देखो पहले पर्सन का। ए ने किया किया पुश, सिंपल पुश। पता क्या होता है? सिर्फ बॉडीली पेन हुआ, बॉडीली हर्ट हो गया, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ। तो आप लाइबल सिर्फ ऑफेंस ऑफ हर्ट के लिए होगा। अगर कहीं पे भी पुश पूछ लिया ना, तो अभी हम सेक्शंस पे नहीं आ रहे हैं, ना ही मैं सेक्शंस अभी बताऊंगी, क्योंकि उतने ही सेक्शंस याद करवाने हैं जैसे मैंने पहले डेफिनेशन याद करवाऊंगी, ठीक है? तो याद रखना, जो भी ऑफेंस होगा ना, आप तब तक, एग्जाम्पल ऑफेंस कौन सा हो गया आपके हिसाब से? तो मर्डर हो गया। आप लाइबल में आपको सिंपल हर्ट के लिए कर रही हूँ, सिर्फ हर्ट के लिए। मर्डर हो गया पर हर्ट के लिए है। रीजन क्यों? जब भी ऑफेंस कोई भी आप देखो, वो ऑफेंस डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। वो डायरेक्ट नहीं है, मैंने तो आपको डायरेक्टली पूछ किया, इनडायरेक्टली डेथ कॉज हुई है स्टोन पे, तो मस्ट बी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई एक्ट या किसी हिज एक्ट। किसी भी पर्सन का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस तब तक नहीं होगा। मतलब एक एक्ट, when an act becomes an offense, when an act becomes an, then act must be natural। ना ही ये नेचुरल था, ना ही ये डायरेक्ट था, ना ही ये इमीडिएट था। इनडायरेक्ट टू बिकम एन ऑफेंस, तब ही वो ऑफेंस बनेगा। तो याद रखना, जब तक इनडायरेक्ट कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपकी लाइबिलिटी किसकी होगी? आपके एक्टर सीरियस की। आपका एक्टर सीरियस क्या है? पुश। आपकी लाइबिलिटी सिंपल हर्ट। कुछ भी नहीं किया जी आपने, कुछ भी नहीं किया। एक प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल नोट कर लो जी, नोट नंबर 1 या प्रिंसिपल नंबर 1 समझा दिया। क्वेश्चन पहले पूछूंगी। दूसरी थ्योरी है, कहीं पे भी नहीं दी हुई, पर 100 बार पूछी जाती है। उसके लिए पहले 3 क्वेश्चन, अभी लिखना मत, साथ में लिख लेना। पहले तीनों क्वेश्चन के मुझे आंसर दो जी। पहला क्वेश्चन, थ्योरी का नाम बाद में बताऊंगी, जैसे इसका पहले बताया। ए ने शूट किया जी बी को, इस चेस्ट। एज्यूम नहीं करना, दोबारा बोल रही हूँ, फैक्ट्स ना समझ आए दोबारा पूछ लेना। ए ने बी को शूट किया चेस्ट में, उसको डेंजरस वुंड्स आ गई जी, ठीक है? ज्यादा ही लगी, चेस्ट में है ऑफ कोर्स। लंग भी पंचर हो गया जी, लंग्स पंचर कर दिए जी। फैक्ट्स पे स्टिक रहना, ठीक है? शूट किया चेस्ट पे और लंग्स पे लगी हुई गोली है जैसे भी, और डेंजरस वुंड्स आ गई, ठीक है? और जो साथ में जो आसपास पब्लिक खड़ी थी, पब्लिक कॉल फॉर एन एम्बुलेंस, फॉर एन एम्बुलेंस। पब्लिक ने एम्बुलेंस बुला लीजिए, आसपास जो खड़े थे, ठीक है जी। वाइल गोइंग टू द हॉस्पिटल, जब मतलब एम्बुलेंस बी को लेके जा रही थी, वो पहले ही डेंजरस वुंड्स, लंग्स पंचर करके बैठा है, याद रखना। वाइल गोइंग टू द हॉस्पिटल, एम्बुलेंस का भी एक्सीडेंट हो गया जी। एम्बुलेंस मेट विद एन एक्सीडेंट एंड बी डेथ, और बी की वहीं पे डेथ हो गई। व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ ए? पहला क्वेश्चन, आंसर नहीं बताना, पहले 3 क्वेश्चन देखती हूँ। तीनों कभी ना कभी पूछे गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट।
मेंस के इंपॉर्टेंट मार्क करो। पहली फैक्ट समझ आ जाएगी आगे जी, ठीक है। दूसरा फैक्ट देखते हैं, जगह छोड़ रही हूँ जी क्योंकि सॉल्व करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। पहले समझ लो, ए ने इधर भी शूट किया बी को इन हिज आर्म्स, अब किया जी बाजू पे, बट उसकी इंटेंशन क्या थी? इंटेंशन टू किल, मारने तो गया ही था बट निशाना चूक गया, सिर्फ आर्म्स पे लग गई, इंटेंशन टू किल थी। सेम पब्लिक थी, पब्लिक कॉल फॉर एन एम्बुलेंस, सेम फैक्ट है जी आगे, कॉल फॉर एन एम्बुलेंस, ठीक है। एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस का जब एक्सीडेंट हो गया एंड बी डाइज, इसमें भी बी की एम्बुलेंस में डेथ होगी। व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे ए की क्या गलती है? ए की, दूसरा सेम लग रहा होगा आपको पर बहुत फर्क है क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन जी सिमिलर, ए ने शूट किया बी को इन हिज एब्डोमेन या स्टमक, कुछ भी लगा लो, ठीक है। बी टेकन टू द हॉस्पिटल, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ इस बार, एम्बुलेंस का बच गया, टेकन टू द हॉस्पिटल एंड रिकवर भी कर गया जी इन 3 months, ठीक है जी। और ठीक है 3 महीने हॉस्पिटल में रहा, आ गया जी घर, केम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल, घर आ गया। घर आके जो ऑफ कोर्स वुंड्स तो भी रहेंगे ना, उसके जो वुंड्स थे वो ओपन हो गए जी, मतलब सेप्टिक हो गए, ठीक है। ओपन हो गए मतलब खुल गए, जख्म खराब हो गए एंड उसकी वजह से, वो वुंड खराब होने के कारण उसकी डेथ हो गई बी की। व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ ए? तीनों में लाइबिलिटी बताओ, तीनों क्वेश्चन समझ में आए? Yes, ma'am. पहले क्वेश्चन का आंसर दे दो जी, लाइबिलिटी Murder. किसकी है? फर्स्ट में मर्डर है। फर्स्ट में आपने बोला जी मर्डर है, ठीक है। अटेम्प्ट टू मर्डर आएगा मैम। किसी ने बोला अटेम्प्ट टू मर्डर है, तो 2 ऑप्शंस हो गए। हाँ जी, और कोई? और कुछ? ठीक है, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर 2 ऑप्शन है। सेकंड में बता दो जी। अटेम्प्ट टू मर्डर। सेकंड में अटेम्प्ट टू मर्डर, और कोई ऑप्शन जी? वेरी गुड, दोनों में से एक आंसर तो आपका सही है, रीजनिंग में बाद में पूछूंगी। अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन में बता दो जी। थर्ड में मर्डर। थर्ड में मर्डर, थर्ड में मर्डर। किसने आंसर दिए जी ये तीनों? राजेश। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है जी। राजेश जी आपने तो शायद ये मेरे से पहले समझा जी हुआ है। हाँ जी ठीक है जी। ठीक है, इसलिए मैंने बोला आंसर ठीक, ठीक है जी, कोई बात नहीं, समझते हैं, कोई बात नहीं। पहले थ्योरी का नाम समझते हैं, थ्योरी है क्या? थ्योरी ऑफ इंटरवीनिंग कॉज, थ्योरी का नाम क्या है जी? अब आपको क्या पता कि इसमें थ्योरी ऑफ इंटरवीनिंग कॉज लगेगी, पहले ये थ्योरी किसने है? कहते हैं थ्योरी ऑफ इंटरवीनिंग कॉज इज गिवन बाय हार्ट एंड ऑनर। उन्होंने एक पेपर रोट किया था, उस पेपर का नाम था कॉजेशन इन लॉ इन 1959। उसमें इन्होंने थ्योरी ऑफ इंटरवीनिंग कॉज बताई थी। फिर ग्लैन विलियम, इनका नाम याद रखना जी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में बहुत बात करेंगे इनके बारे में। पहले हार्ट एंड ऑनर ने इनकी थ्योरी दी थी, इन्होंने भी एक पेपर लिखा था, उस पेपर का नाम था क्रिमिनल लॉ कॉजेशन, उन्होंने भी सेम थ्योरी दी थी। थ्योरी का मतलब क्या है? कहते थ्योरी ऑफ इंटरवीनिंग कॉज अप्लाई कब करती है? कहते इट अप्लाइज व्हेन देयर आर मोर देन 2 causes, व्हेन देयर आर मोर देन 2 causes, ठीक है। तो 2 causes पहले में देख लेते हैं, 2 causes क्या है? पहले में क्या है, या तो ए ने मारा या एम्बुलेंस वाले की गलती, 2 causes है ना, समझ नहीं आ रहा किसका। दूसरे वाले में भी या तो ए ने मारा या एम्बुलेंस ने मारा, समझ नहीं आ रहा जी किसकी गलती है। दूसरे वाले में या तो ए ने मारा
या उसके वूंड्स खराब हो गए। मतलब दो कॉजेज है ना, दोनों में समझ नहीं आ रहा कि ए की लाइबिलिटी है या बी, जो सेकंड केस है उसकी लाइबिलिटी है। एम्बुलेंस वाला लगा लो, थर्ड मैंने वूंड वाला बता दिया। कहते दो कॉजेज हैं, तो दो कॉजेज कहते एक होता है, दोनों में से एक होगी जिसकी बड़ी गलती होगी, उसको हम बोलते हैं मेजर कॉज, एक होगा माइनर कॉज। जो मेजर कॉज है उसे हम बोलते हैं कॉजा कॉजॉन, और जो माइनर कॉज होता है उसे हम बोलते हैं कॉजा सिन हुआ नॉन। तो मतलब कोई भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जहां पे मल्टीपल कॉजेज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा इसकी गलती मानो या इसकी, मेजर कॉज, तो आप देख लो जी जो मेजर कॉज वाला होगा उसकी गलती देखनी है हमने। माइनर कॉज वाला भी बचेगा नहीं, वो भी किसकी लाइबिलिटी होगी, बट हमने तो सिर्फ पहले मर्डर की लाइबिलिटी देखनी है, तो ये मारा किसने, तो मेजर कॉज। तो अगर हम पहली बार देखें, आपको ये लगेगा कि लंग्स पंचर हो गए, सब कुछ हो गया, मान लिया जी मैम इमीडिएटली डेथ, तो अगर एम्बुलेंस की डेथ ही ना होती तो कुछ होता ही ना। तो मतलब हमें पढ़ने में तो यही लग रहा है कि इमीडिएट कॉज मे बी एन एक्सीडेंट, मे बी क्या है ही एक्सीडेंट। पढ़ने में तो यही लग रहा है कि इमीडिएट कॉज तो एक्सीडेंट हुआ, बट हमने इमीडिएट कॉज से कोई लेना देना ही नहीं है, जो मल्टीपल कॉजेज होंगे। हमने देखना है एक्चुअल कॉज। एक्चुअल कॉज क्या है, शूट करना जी। लंग्स पंचर हो चुके हैं, चेस्ट में लगे डेंजरस वुंड्स हो चुके हैं। अगर आप देखोगे तो अगर दो कॉजेज लिखोगे तो कॉजा कॉजॉन क्या है जी, मेजर कॉज क्या है, ए का शूट करना, और कॉजा सिन कुआ नॉन क्या है इस केस में, एक्सीडेंट। तो उसने सिर्फ ए की लाइबिलिटी पूछी है ना, तो ए की यहाँ पे लाइबिलिटी किसकी होगी, ए इज लाइबल फॉर मर्डर इवन दो एक्सीडेंट टुक प्लेस एंड इमीडिएट कॉज वाज एक्सीडेंट, चाहे आप लिख सकते हो, बट ए की लाइबिलिटी तो मर्डर होगी क्योंकि मेजर कॉज उसका है। एम्बुलेंस से हुई, एम्बुलेंस नेग्लिजेंस हुआ, तो जो एम्बुलेंस वाला है ना जी उसकी भी मैंने कब बोला नहीं लाइबल होगा, लाइबल फॉर नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का हम आगे 106 सेक्शन बाद में देखेंगे, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, ठीक है, डेथ लिख लो, डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट 106 सेक्शन है, वैसे अगर आपने लिखना है तो नेग्लिजेंट एक्ट। आपकी लाइबिलिटी एम्बुलेंस वाले की वो मेजर कॉज। सेकंड वाले में अब आप बता दो जी, राजेश जी आप नहीं बताओगे, आई एम सॉरी, आपको आंसर पता है, बताओ जी मेजर कौन कौन सा है सेकंड वाले में, कोई और बताओ जी, मेजर कॉज क्या है, एम्बुलेंस का जो एक्सीडेंट है। मेजर कॉज, वेरी गुड जी, ठीक है। तो ए की माइनर कॉज क्या है, ए का शूट, शूट करना, हैंड पेन। वेरी गुड। तो ए की लाइबिलिटी किसकी होगी, अटेम्प्ट टू मर्डर। एक्ट तो आपने किया ना जी, अभी आप बोलोगे अटेम्प्ट टू मर्डर तो नहीं समझ आया, कैसे लगेगा, वो भी धीरे धीरे समझ आ जाएगा, पर मैंने तो सिर्फ आपको थ्योरी समझानी थी नहीं, कि इसमें मेंस या उसका किल करने का था, दैट्स व्हाई अटेम्प्ट टू मर्डर। हाँ वेरी गुड, इंटेंशन टू किल साफ साफ लिखा हुआ है, तो अटेम्प्ट टू मर्डर। तो याद रखना, आपने कोई भी एक्ट किया, या तो वो एक्ट सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा, पनिशमेंट आपको दोनों में मिलेगी। आपने शूट कर दिया ना, मैं मरूं चाहे ना मरूं, अगर आपका सक्सेसफुल हो गया तो आप एक्ट के लिए पनिशेबल हो जाओगे, उस एक्ट के लिए मतलब मर्डर के लिए। अगर मैं बच गई तो उस एक्ट के अटेम्प्ट के लिए, मतलब अटेम्प्ट टू थेफ्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये याद रखना। इसके लिए भी एक स्टोरी समझा दूंगी आपको, सारे ऑफेंसेस समझ आए, पर अभी तो हमने थ्योरी ऑफ इंटरव्यूइंग कॉज। थर्ड बता दो जी, थर्ड में मेजर कॉज क्या है और माइनर कॉज क्या है। मेजर है शूट, वेरी गुड जी, और माइनर बॉम्ब्स, माइनर कॉज है वॉन्ट्स। तो ए की लाइबिलिटी इज लाइबल फॉर मर्डर। मर्डर। तो पहली थियोरी हमें समझ आ गई। अब हमें अभी तक ये भी नहीं पता मर्डर होता क्या है, क्या एसेंशियल है, पर हमने थ्योरी ऑफ इंटरवीनिंग कॉज लगा के, ये मर्डर का क्वेश्चन ही नहीं है, ये क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ इंटरवीनिंग कॉज का। जिसने सॉल्व करना है, दिन में एक ही क्वेश्चन दूंगी, बट आज ये लिख दिया, अगर आप ये भी लिख के बताना चाहते हो तो ये भी बता सकते हो जिन्होंने लिखना है। सेकेंड थ्योरी भी डन। अब हम आते हैं थर्ड थ्योरी पे।
अब हम आते हैं थर्ड थ्योरी। थियोरी का नाम है थियोरी ऑफ ऑर्डिनरी हजार्ड। लिखने की कोशिश करना, जिसको भी ये नहीं लिखने आएंगे आंसर्स या थियोरी, जो पहले मेहनत करेगा उसको मैं आंसर अपना भेज दूंगी जी, लिखा हुआ, तो उनको मैं सेंड कर दूंगी। इसके लिए भी पहले क्वेश्चन समझते हैं थियोरी के लिए, क्योंकि इसका कोई सेक्शन नहीं है ना इन थ्योरीज का, पर ये पूछी हमेशा बीएनएस में ही जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। देखते हैं जी। अब देखते हैं, कोई भी एग्जांपल लगाओ। कोविड की सिचुएशन थी, कोविड की सिचुएशन है जी। अब ए आता है जी, ए ने एग्जांपल बी को शूट कर दिया, ठीक है जी। बी केम टू द हॉस्पिटल, गन शॉट कर दिया। बी आता है, बी लिखो भी ऐसे ही आंसर, ठीक है, फैक्ट्स आपको समझ आ जाएंगे। एंड देयर इज नो वेकेंट रूम। आपको पता ही है जी, कोविड में एक भी वार्ड मिलना, एक भी बेड मिलना बहुत मुश्किल था, है ही नहीं बेड। हॉस्पिटल में जब सारे कोविड वार्ड बने हुए हैं, कहते मैं आपको एडमिट कैसे कर लूं, कहते वो सफर कर रहा था, चलो ठीक है, कह कहा के उन्होंने बोल दिया जी प्लीज हम मुझे तो एडमिट कर लो जी। बट जब वो आया, बी कैचेज द वायरस एंड सफर फ्रॉम कोविड एंड डाइड। कोविड उसे भी हो गया जी, उसकी डेथ हो गई। व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ ए? व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ ए? यहाँ पे ए की क्या लाइबिलिटी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं जी, कोविड तो बहुत बड़ी बात होगी ना। एक देखते हैं जी, सेम ए ने बी को शूट किया, सेम है, बी गोज टू द हॉस्पिटल। पर बी जब हॉस्पिटल में गया एडमिट होने के लिए, देयर वाज स्मॉल फ्लू, कोई नॉर्मल फ्लू, एग्जांपल आपके हर एरिया में H1N1 लगा लो, या कोई भी स्मॉल फ्लू फैला हुआ था, ठीक है जी। और बहुत कम लोग मर रहे थे, कोई ऐसे नहीं कि डेथ रेट बहुत ज्यादा था, बहुत कम था। जब ए आया, बट ए पहले ही वीक था, ऑफ कोर्स जब हॉस्पिटल में गन शॉट के बाद आया, उसको भी ये वायरस हो गया जी, इन्फेक्शन हो गई, एंड ही कैचेज द इन्फेक्शन एंड डाइज। व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ ए? यहाँ पे एक ही क्या गलती है जी, दोनों में ये बता दो जी। अब बताओ, थियोरी बाद में समझेंगे, पहले समझाओ जी। पहले वाले में जब कोविड है, तब एक छोटा वायरस है, वो आपको पकड़ लिया, वायरस में ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। हाँ जी। मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा। पहले केस में कोई भी बड़ी इन्फेक्शन है, कोई भी एग्जांपल कोविड ले सकते हैं, कोई बड़ा वायरस है, ठीक है। जब ए ने बी को शूट किया, तब तक तो वो सही था, उसे कोई कोविड नहीं था, कोई कोरोना नहीं था। पर जब वो हॉस्पिटल में गया, तब हॉस्पिटल में सारे ही कोविड के पेशेंट्स थे, और वो बोल रहे थे कि डेथ रेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है जी, 99% लोग तो सारे कोविड वाले हैं। फिर भी उन्होंने बेड दे दिया, बी को भी कोविड हो गया, बी की डेथ हो गई पहले केस में। ऑफ कोर्स इतना बड़ा वायरस है, सबको ही लग रहा था जी। दूसरे में एक छोटा सा वायरस है, स्मॉल फ्लू, कोई भी कुछ भी हो सकता है, पर बी ने इसमें भी वो स्मॉल फ्लू इन्फेक्शन उसकी हो गई, और इसमें भी उसकी डेथ हो गई। दोनों में एक ही लाइबिलिटी क्या है, जिसने शूट किया था, जिस पर्सन ने शूट, दोनों में मर्डर। जी हाँ जी, स्तुति जी आप बोल नहीं रहे हैं, कोई और? First one is murder, ma'am. फर्स्ट No, में first one is attempt to murder and second one is murder. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। आंसर मुझे नहीं पता कैसे दिया, पर सही दिया। ऑर्डिनरी हजार्ड की थ्योरी क्या है जी? ऑर्डिनरी हजार्ड क्या बोल रहा है कि आप ये देखो, जो हजार्ड, जो प्रॉब्लम आ रखी है, क्या वो ऑर्डिनरी है या इनऑर्डिनरी है? सीधी सी बात है, कोविड में 99 मतलब डेथ रेट ऑलरेडी ज्यादा है ना जी। अब आपको लगेगा ये बीएनएस का क्वेश्चन नहीं है, बट बीएनएस में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं थ्योरी ऑफ ऑर्डिनरी हजार्ड। ये भी आपका होमवर्क है, लिख के आप मुझे दोगे आंसर, अगर नहीं जिसको लिखना आया उसको मैं लिखना सिखा दूंगी, ठीक है। ये मिसलेनियस क्वेश्चंस है जो हम छोड़ के जाते हैं, सेक्शंस वाले तो मैं सारा कुछ लिखवाऊंगी कि हाँ जी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, ये कैसे लिखना है वो भी पढ़े। डेथ रेट जहां पे बहुत ज्यादा है, जहां पे सभी मर ही रहे हैं, तो व्हेन ऑल द पर्सन आर डाइंग, जो भी पेशेंट है, तो वो क्या है, कोविड सिचुएशन, मतलब इट वाज ऑर्डिनरी हजार्ड, वो ऑर्डिनरी हजार्ड है जी। तो ए की लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, ए की लाइबिलिटी हो जाएगी अटेम्प्ट टू मर्डर।
बट व्हेन देयर इज नॉट एन ऑर्डिनरी हजार्ड, कोई नो ऑर्डिनरी हजार्ड, सभी कोई नहीं मर रहा है जी स्मॉल फ्लू से, ए वीक हो गया, रीजन बीइंग क्योंकि आपने शूट किया इसलिए उसको कैच कर गया वायरस, तब जब ऑर्डिनरी हजार्ड है ही नहीं, ए इज लायबल फॉर मर्डर। यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी प्रॉपर मर्डर की ही रहेगी। तो ऑर्डिनरी हजार्ड पता लगे कि आप ये देखोगे कि जो हजार्ड है, जो भी प्रॉब्लम है, कि वो ऑर्डिनरी है या नहीं है। अगर ऑर्डिनरी है तो आपकी लाइबिलिटी कम, अगर ऑर्डिनरी नहीं है तो आपकी लाइबिलिटी फुल, सीधी सी बात है। लास्ट क्वेश्चन जी आज का, ठीक है। अभी 2-3 थियरीज और पढ़ी हैं, फिर हम सेक्शन स्टार्ट मतलब बेयर एक्ट स्टार्ट करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, एक्ट आपका सेम है बट सेम एक्टर सीरियस पे डिफरेंट पनिशमेंट हो सकती है, ये भी स्टार मार्क कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सारे, जो मिसलेनियस है मैं पहले वो कंप्लीट करवा दूं। एक्टर सीरियस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू प्लेस, विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। क्या हो सकता है? एक्टर सीरियस सेम है बट पनिशमेंट अलग अलग हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, प्लेस, फैक्ट और पर्सन। देखते हैं जी, आंसर देखते हैं। पहला, एक्टर सीरियस, एक्ट आप वही कर रहे हो विद टाइम। पहला हम केस देखते हैं जी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने किया है जी रॉबरी, एक आपने की डे लाइट में, एक आपने की बिफोर सनसेट, आई एम सॉरी आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। याद रखना, मैंने अभी क्या बोला था, मैकॉले ने एक तो आईपीसी लिखी थी, एक उसने ड्राफ्ट आईपीसी लिखी थी। अभी हमें ड्राफ्ट आईपीसी मेंशन नहीं कर रही हूँ, आगे जाके करूंगी। तो ड्राफ्ट आईपीसी ना, उसने कुछ चीजें बताई हैं कि मुझे किस चीज से डर लगता है। एग्जाम्पल, जहां पे फायर होगी तो वो पनिशमेंट ज्यादा कर देगा, आप पढ़ना। जहां पे भी रात हो गई, जहां पे भी हाईवे हो गया, तो हम बहुत सारी चीजें एग्जांपल्स देखेंगे, उसने रीजनिंग भी दी है कि वहां पे, तो अगर आपने डे लाइट में रॉबरी की है तो आपकी लेसर पनिशमेंट होगी। अभी मैं पनिशमेंट याद नहीं करवा रही हूँ इसलिए यहाँ पे नहीं लिखवा रही हूँ। वही अपनी सेम रॉबरी मेरे घर पे ही घुसे हो, यहाँ पे भी मेरे घर पे घुसे हो, यहाँ पे भी, बट आफ्टर सनसेट रात को घुस गए, हायर पनिशमेंट। एक्टर सीरियस सेम है, पनिशमेंट डिफर कर गई। पहला एग्जांपल हो गया टाइम के। दूसरा देखते हैं फैक्ट, एक्टर सीरियस विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट। फैक्ट के दो एग्जांपल्स देखते हैं जी। ए वॉज ऑलरेडी मैरिड टू बी, ये दोनों मैरिड हैं, बट ए फॉल इन लव विद सी, ए को सी से प्यार हो जाता है, एंड ए गेट मैरिड टू सी एट 10 AM। 10 AM सुबह उठते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, शादी कर लेते हैं। ठीक है जी, बी अभी जिंदा है, आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई जी? बाईगैमी की, आपने बाईगैमी कर दी। सेम यहाँ पे भी ए बी से मैरिड है, ठीक है, ए फॉल इन लव विद सी, सेम फैक्ट्स, फैक्ट सेम है अभी तक विद सी। बी की डेथ हो जाती है 9:55 पे, और ए सी से मैरी करता है 10 बजे। फैक्ट सेम है, वही प्यार, वही शादी, नो बाईगैमी। तो मतलब क्या फैक्ट्स, मतलब यहाँ पे एक्टर सीरियस, वो आपका एक्टर सीरियस बन गया, यहाँ पे वो एक्टर सीरियस ही नहीं रहा, ऑफेंस ही नहीं बना। तो फैक्ट चेंज होने से भी, चाहे सेम ऑफेंस है, क्या पनिशमेंट का फर्क पड़ गया? बिल्कुल ही बढ़ गया। तीसरा, एक्टर सीरियस विद रिस्पेक्ट टू प्लेस। प्लेस में भी आप वही लिख सकते हो, एक आपने रॉबरी की है एट होम, मेरे घर पे आए, रॉबरी की, लेसर पनिशमेंट, कर गए कोई बात नहीं, कम पनिशमेंट दूंगी। आपने रॉबरी कर दी इन हाईवे, मैंने पहले बोला हाईवे पे ऑफेंस करोगे, मैं कॉलेज बोलता हायर द पनिशमेंट।
हायर कर दीजिए पनिशमेंट। प्लेस ही चेंज हुई है, यहाँ पे भी वही रॉबरी है, वहां पे भी वही रॉबरी। सेम एग्जांपल, यहाँ पे भी 10 लाख का अमाउंट उठाया, यहाँ पे भी 10 लाख। प्लेस चेंज होने से। फोर्थ एंड लास्ट आज का, एक्ट सीरियस विद पर्सन, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। ए ने बी के साथ कोई भी ऑफेंस किया, एग्जांपल मर्डर, किल किया, मर्डर तो ऑफेंस हो गया ना, किल किया। ए की लाइबिलिटी जी मर्डर की। यहाँ पे भी ए ने बी को किल किया, बट ए क्या था, डॉली इनकपेक्स, मतलब बिलो अंडर 7 ईयर्स एज, अंडर 7 ईयर्स एज बच्चा था। या हम आगे जाके देखेंगे अनसाउंड माइंड था, सेम, नो ऑफेंस, जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल गया। पर्सन ही चेंज हुआ है, वही इधर मारा वही उधर मारा। अनसाउंड माइंड अगर अंडर 7 ईयर्स हो गया। पहले एग्जांपल एडल्ट्री भी पर्सन का था, एग्जांपल पहले था, अब तो एडल्ट्री ऑफेंस नहीं है, वैसे बता रही हूँ। मेन एंड, आप कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है एक मैन के अंदर एंड वाइफ ऑफ अदर हस्बैंड, अदर मैन, ठीक है। अगर एक मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है वाइफ ऑफ अनदर मेल, तो दोनों ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, बट लाइबिलिटी एडल्ट्री में किसकी थी, मेल ही लाइबल होता था, वाइफ का भी लाइबल ही नहीं होती थी, वाइफ की पनिशमेंट ही नहीं थी। तो पर्सन ही चेंज हुआ, ऑफेंस दोनों ने किया, बट एक पर्सन की लाइबिलिटी दे रहे थे, इसीलिए हमने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, वो हम बाद में देखेंगे डिक्रिमिनलाइज क्यों हुआ, किस कारण हुआ। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। एक्टर सीरियस चेंज हो गया टाइम चेंज होने से, फैक्ट चेंज होने से, प्लेस हो चेंज होने से, या पर्सन चेंज होने से। ठीक है जी, आज मैंने आपको क्या पढ़ाया है, एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर देते हैं। पहले मैंने आपको इन्फोर्समेंट बता दिया, ये 6 अक्टूबर डेफर कर दिया था, हाँ जी, टाइम भी चाहिए, केम इनटू फोर्स ऑन 1 1862। अब ये नहीं पूछेगा, सारी सेम है, 3 चैप्टर्स ऐड किए। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनलिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मेंस में बता दिया गया। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है अनलेस प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। पहले बर्डन ऑफ प्रूफ किसके होता था, एक्यूज पे होता था। वुलमिंगटन की जजमेंट ने सारा लॉ ही बदल दिया। वो बोलते इट इज ऑलवेज ऑन प्रोसिक्यूशन एंड इट नेवर शिफ्ट, वो शिफ्ट होता ही नहीं है। इसकी हमने आगे जाके ये सारे प्रिंसिपल्स देख लिए, बट हमने इसकी एक्सेप्शन देख ली कि हाँ जी शिफ्ट होता है। एक फैक्ट ही आपको प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है, बाकी सारा बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पे चला जाएगा। अगर सुसाइड हुआ है, डॉरी डेथ हुई है, या रेप हुआ है, 3 एक्सेप्शन। फिर मैंने 2 आपको क्वेश्चंस आज का होमवर्क दे दिया। बर्डन ऑफ प्रूफ, आप इसमें रीजनेबल डाउट, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ 4 टाइप्स के होते हैं, बेसिक जूरिस्प्रूडेंस, सब कुछ लिख के भेजोगे, ठीक है जी। उसके बाद हमने पहला पढ़ लिया कि एक्ट ऑफेंस कब बनता है, डायरेक्ट होना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। फिर हमने थ्योरी पढ़ ली जी, कौन सी थ्योरी पढ़ी, थ्योरी ऑफ इंटरवीनिंग कॉज एंड थ्योरी ऑफ ऑर्डिनरी हजार्ड। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि वुलमिंगटन की जजमेंट इंग्लिश केस लॉ है, तो इसका कोई इंडियन केस लॉ भी सुप्रीम कोर्ट की बता दूं, वो भी लिख लो जी। सेम हेल्ड हुआ था, जो एसएल, जो ऊपर मैंने बोला वो सेम हेल्ड हुआ था, एसएल गोस्वामी। अगर आपको वैसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है, अगर किसी को याद, सॉरी नीचे लिख देती है जी, सेम वुलमिंगटन वाला सेम हेल्ड हुआ था जी, एसएल गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1972 सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट याद करनी है ये कर लो, अगर वुलमिंगटन वाली करनी है तो इंग्लिश केस लॉ, दोनों में से सेम ही हेल्ड हुआ था, कोई भी एक जजमेंट याद कर सकते हैं। अगर याद करनी है तो वैसे वुलमिंगटन वाली करो, क्योंकि वो प्री में भी पूछी जाती है, और वैसे मैंने लिखवा दिया। हाँ जी, यहाँ तक आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो? मैम होमवर्क आप एक बार रिपीट कर देंगे, मैं उस टाइम डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी जी, होमवर्क है जो मैंने अभी आपको प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनलिटी लिखवाया जी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जी, ये 2। The burden of proving that accused is guilty is always on prosecution and it never shifts. Discuss this principle with the case laws. इसलिए मैंने एसएल गोस्वामी भी लिख दिया। एंड क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज की भी प्लीज कोई ना कोई वैल्यू होती है। क्रिटिकली एनालाइज का क्या मतलब है, एक्सेप्शंस बता दो या कुछ भी बता दो, तो क्रिटिकली एनालाइज करो इस स्टेटमेंट को। दूसरा, और एक बार एक स्टेट में पूछा गया था, डिस्कस कर दो वुलमिंगटन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1935, सीधे ये जजमेंट। तो 2 बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, तो मैंने लिखवा ये यहां से लेके जी
स्टार्टर हो रहा है जो लेक्चर, ये सारा उसी का ही आंसर है यहाँ से। बट फ्रेम कैसे करोगे वो आप मुझे बता दीजिए, इस आंसर को फ्रेम कैसे करोगे? ऐसे तो लिख के नहीं आओगे ना जी, फ्रेमिंग कैसे करोगे? वो फ्रेमिंग एक बार करके दिखा दो इस क्वेश्चन की। आंसर सारा ऊपर मैंने लिखा हुआ है, वही लाइनें मैं आपको फ्रेम करके दूंगी, बट फ्रेमिंग का तरीका चेंज हो सकता है। तो ये फ्रेम करके बस ये वैसे होमवर्क मैं देती नहीं हूँ, बट हाँ अगर किसी को मेंस की तैयारी करनी है तो वो दे सकता है, अगर नहीं करनी है तो आप छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है जी। राइट मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके जी, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, किसी को भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, नहीं तो एंड कर रहे हैं सेशन। मैंने अपना, हाँ जी, ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच।